हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संगम केमिस्ट्री पॉइंट में। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। अपने जो चैप्टर चल रहा था उसमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का, उसमें हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि बच्चों आपने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि हम लोगों ने केमिकल्स रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचानते हैं और केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, इन सब के बारे में आपने जानकारी ली। और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। तो टाइप 3 हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों बारी बारी से इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो बच्चों जब भी कभी रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो जो रिएक्शन हुई है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो कहलाएगी। कब? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड या फिर बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे A और B प्लस C मिलके कंपाउंड दे रहा है ABC। तो ये जो रिएक्शन होगी बच्चों वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह से हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जब भी कोई एक कंपाउंड अपने सिंपलर पार्ट्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, अपने सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। जैसे कोई एक कंपाउंड है, अभी मैं एक जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूँ ABCD। अगर ये कोई एक कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपलर पार्ट्स में, जैसे ABC, A प्लस BC और D। इस तरह से वो ब्रेक हो रहा है, तो अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। यानी कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो ब्रेक होके अपने सिंपलर एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल में फिर कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन हुई है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बात करेंगे अगले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों जब भी कोई एक मेटल, कोई भी एलिमेंट्स क्या होता है अपने किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में होता है, तो हमें क्या करना होता है कि उसको डिस्प्लेस करना होता है। वो जो एलिमेंट्स का जो कंपाउंड है, उस एलिमेंट के कंपाउंड में एलिमेंट को हमें अगर डिस्प्लेस करना है तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए कि जिसने कंपाउंड बनाया है उस एलिमेंट से ज़्यादा कोई अगर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा उसके सामने, तभी तो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होंगी कि जब भी कोई ज़्यादा उससे रिएक्टिव एलिमेंट्स आएगा किसी भी कंपाउंड में और किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो मतलब जो अपकमिंग एलिमेंट्स है क्या है, वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी उसको हटा पाएगा। हटा के खुद जुड़ जाएगा, खुद उस कंपाउंड के साथ जो कंपोनेंट के साथ मिलके एक कंपाउंड बना लेगा। और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो पहले से प्रेजेंट था, जिसकी रिएक्टिविटी कंपैरिजन में कम थी, कि जो अपकमिंग था उसके कंपैरिजन में कम थी, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल हो रहा है, उसमें क्या होते हैं कि 2 डिस्प्लेस होते हैं, 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे होंगे, तो वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे आज अभी बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हम लोग कौन कौन से रिएक्शन एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। सबसे पहले हमने क्या किया कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया। किसी एक बीकर में आप कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और बीकर में आप क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए। उसी बीकर में जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि ये हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी किसी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो खुद का हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक मेटल है।
तो ये क्या करेगा, खुद का हाइड्रोक्साइड बनाने का मतलब Ca, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसके वजह से यहाँ पे OH का होल ट्वाइस आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे, साथ में ये कंप्लीट हो गया, इनको बैलेंस कर लेना है। और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, हीट निकलती हुई मिलेगी। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो हमारे दादा दादी पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे, पहले क्या करते थे, घर पे ही वो चूना बनाते थे, जो खाने में जैसे वो तंबाकू वगैरह का जो सेवन करते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग कि घर पे ही चूना बनाते थे। घर पे चूना बनाने से अब उन्हें कम पैसे में ज़्यादा मात्रा में चूना तैयार हो जाता था। वो मार्केट से लाते थे कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये क्विक लाइम है। बच्चों, जब क्विक लाइम की हमने रिएक्शन देखी, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब भी वाटर से कराएं, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड, और यहाँ पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका ये एक्वस, इसको हम लोग एक्वस बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हीट रिलीज हुई, तो क्विक लाइम को अभी इसका हम लोग एक नया नाम यहाँ पे दे देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। तो ये जो हमने रिएक्शन कराई, ये आपकी एक्टिविटी 1.4 में मेंशन भी है कि जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी कि जैसे आपने पानी डाला इसमें, तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा वेगरसली रिएक्ट होगी और बहुत ज़्यादा वेगरसली रिएक्शन होगी, और साथ में हमें हीट इवॉल्व होती हुई मिलेगी। तो ये जो हीट इवॉल्व हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। हमें किसी भी रिएक्शन में अगर हीट मिल रही है फाइनल प्रोडक्ट के अलॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में हमें क्या हो रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट इवॉल्व हो रही है। तो हीट इवॉल्व जो हो रही है, तो इसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपना बना है, ये क्या करेगा बाबू, अपने इन्वायरमेंट से जो एयर है, एयर से क्या लेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अपने एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके हमें देगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या देगा, H2O वाटर, यानी कि हमें ये क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। जो आपके मार्बल्स होते हैं घरों में, मार्बल्स, उसका भी फार्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ पे ये लिक्विड। तो ये हमें एक नई रिएक्शंस मिली। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए यहाँ पे इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, घरों में, जो गांव वगैरह में घर होते हैं, वहाँ पे गांव साइड में क्या करते हैं कि इसको वॉल को वाइटने, मतलब क्या करते हैं, वाइट करते हैं, वाइटनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना है कि इसको वाइट वॉशिंग किया जाता है इससे। तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट पूछ जा सकता है कि कंपाउंड विच यूज फॉर वाइट वॉशिंग, तो वॉल के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हमें कंप्लीट मिलता है कि जो अपने 1.4 में दिया गया है ना, वो यही दिया गया है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, और साथ में हमें क्या मिल रहा है कि जब मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या बनाते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। और वही हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम क्या करेगा, एयर के साथ, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होगी उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में वाटर मिलेगा हमें। तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है बर्निंग ऑफ कोल। देखिए जो कार्बन होता है, अगर आप कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों रिएक्ट करके क्या करता है, इसको जब हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब देख रहे हैं कि इसके रिएक्टेंट साइड में, इसको बोलेंगे हम लोग हमेशा रिएक्टेंट, ये अपना जो बना है ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में हमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स मिलके क्या बनाएंगे, जब सिंगल प्रोडक्ट्स देंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो जो रिएक्शन होगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। इसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग और यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा भी यहाँ पे कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि बर्निंग ऑफ कोल भी किसका एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल्स भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ पे हम लोगों ने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमें क्या मिला बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड दो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, जो कि है कार्बन और साथ में ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस फॉर्म में है, और ये अपना रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट साइड हमें दो कंपोनेंट मिल रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट साइड हमें क्या मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिएक्शन होगी अपने आप में क्या है, एक रिएक्शन है, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो वाटर है, बी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो होता है इसमें हम लोग क्या लेते हैं, हमें लेना पड़ता है वाटर में बनाने के लिए हमें H2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल तो हैं। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, दो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो किसका एग्जांपल हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि 2 are more than 2 reactant form सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा बोल सकते हैं 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट विल फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन होती हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बर्निंग ऑफ कोल का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखने हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, तो उसको हम लोग सीखते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व होती हुई अगर किसी भी रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व होती हुई दिखती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगी। अगर हम लोग बात करें एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनके प्रोसीड होने के लिए हमें क्या होती है, हीट
required to proceed, जिसमें रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, वो ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व होती हुई दिखती है वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ पे सीधा सा क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें एंडो और यहाँ पे एक्सो, इनका हमने मतलब समझ लिया। अब एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में कि अगर आप नेचुरल गैसेस को, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, अगर आप नेचुरल गैसेस को बर्न करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें एक्सोथर्मिक देखने को मिलेगी, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीथेन को हमने क्या किया, बर्न किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला ही मिला, साथ में वाटर भी मिला। और ये जो रिएक्शन होगी किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक। देखिए हमें क्या होता है बच्चों कि बॉडी में हमें एनर्जी जो होती है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है, हम लोग जो भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों ब्रेक होता है सिंपल से पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होके बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो बनता है बॉडी में वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, जो सेल्स के पास ऑक्सीजन है, हमारे जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उनसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एनर्जी को जो जनरेट करता है, जो कि हमारे बॉडी में हमें हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे कुछ काम को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि रेस्पायरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमें ये ध्यान देना है कि रेस्पायरेशन जो होती है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, राइस खाते हैं, राइस, पोटैटोज और ब्रेड। इसमें क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये जब ब्रेक होता है तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C6H12O6, यानी कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है। आप क्या करेंगे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, O2 के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, फ्रॉम सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनसे ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, उनके साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस साथ साथ हमें एनर्जी देता है, एनर्जी को जनरेट करता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं जिनके रिएक्शंस प्रोसेस में अंत में हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। तो वो उस टाइप के जो रिएक्शन होंगे एक्सोथर्मिक के कैटेगरी में आएंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कि हमने रिएक्शंस को कैसे समझाया कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, हमने मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिला, H2O मिला। और फिर हम लोगों ने देखा कि रेस्पायरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हमने देखा कि राइस, पोटैटोज और ब्रेड में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनसे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन को लेने के बाद वो हमें क्या मिलता है, उससे बॉडी में हमें CO2, H2O और साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है।
तो हमें इस तरह से हमने समझा कि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज, ये एक्सोथर्मिक एग्जांपल हैं। सारी रिएक्शन कैसी हैं, ये सब एक्सोथर्मिक, सारी रिएक्शन कैसी हैं, एक्सोथर्मिक। तो आपको इनको याद रखना है कि कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं। तो हम लोग अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में दूसरे पॉइंट की, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों ने अभी देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद ही था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझने से पहले हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं आसानी से। तो हम लोग देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई एक कंपाउंड होगा, वो अपने सिंपलर पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या हुआ, कंपाउंड डिकम्पोज होकर अपने सिंपलर पार्ट में जो कन्वर्ट हुआ, उस टाइप के रिएक्शंस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए किसी कंपाउंड में 4 एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो 4 क्या हुआ, 2 या पार्ट में ब्रेक हो सकता है, 4 का 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, फिर 3 पार्ट में भी ब्रेक हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो होंगे बच्चों, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देख लेंगे कि कैसे होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिया एक फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया, FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2O। इसका कलर है बच्चों, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, क्या किया, उसको हीट किया तो बच्चों ये क्या हुआ कि इसका जो वाटर का मॉलिक्यूल के साथ अटैच था वो बाहर हो गया, बचा फेरस सल्फेट जो बचा। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे बच्चों। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि ये क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा कि पहले तो वाटर मॉलिक्यूल हट गया, उसके बाद देखा कि हमने फेरस सल्फेट क्या हो रहा है कि वो अपने सिंपलर पार्ट में ब्रेक हो रहा है। सिंपलर पार्ट में ब्रेक होने का मतलब ये है कि FeSO4 फेरस सल्फेट ब्रेक होके Fe2O3 बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि ये जो है इसका क्रिस्टल था, इसका कलर था ग्रीन। इसमें कलर भी मेंशन कर लेंगे बच्चों कि इसका जो कलर था वो ग्रीन था, ग्रीन कलर। अब ये क्या होगा कि इसका जो ग्रीन कलर होगा, आप बोलेंगे कि फाइनली जब डिकम्पोज हो जाएगा तो इसका ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हमने देखा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हमने हीट दिया तो ब्रेक हुआ फेरस सल्फेट पे, और उसमें हीट फर्दर मिलती गई तो वो फर्दर अपने कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड से क्या हुआ, अपने सिंपलर पार्ट में ब्रेक हुआ, जिसमें फेरिक ऑक्साइड मिला हमें, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड देखने को मिला। और इसमें जो इसका चेंज हुआ वो कलर क्या हुआ कि ग्रीन से उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये रिएक्शन किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपके इसमें एक्टिविटी में जो दिया गया है कि डिकम्पोजिशन में जो एक्टिविटी दी गई है ना, वो वहीं से हमने लिया है कि इसको फेरस सल्फेट वाले को, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है का एग्जांपल है। तो हम लोग बच्चों इसमें दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है। इसमें कई एग्जांपल दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक को आप साथ साथ देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा आसानी मिलेगी आपको समझने में। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये हो गया। अब आप बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ये मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड हमें जो बोल रहे हैं कि ये क्या है, क्विक लाइम।
कैल्शियम कार्बोनेट का आप थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों कराएंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड साथ साथ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इसमें हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे ये बनाएगा लेड का ऑक्साइड PbO, साथ साथ NO2 गैस, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। हमें जब लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, इसको क्या किया, डिकम्पोज किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि लेड का ऑक्साइड मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं लिखी है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी है, बस डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट बनाया है। आप उसको बुक में देखते हुए चल सकते हैं। बस समझाने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं ये अपने सिंपलर पार्ट में कैसे ब्रेक हो रहे हैं। तो आपको बस समझना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप क्या थे। हम लोग अगर आप बात करें जैसे राइट साइड से ये कंबाइन करके अगर ये बनाएगा तो ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो है आपका बना है सिंगल प्रोडक्ट, यही अगर क्या करेगा कि ये रिएक्टेंट साइड है, अभी फिलहाल ये ब्रेक होके अपने सिंपलर पार्ट में अगर ब्रेक होता है, ब्रेक होके सिंपलर पार्ट में आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो एग्जाम्पल होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इसकी जो फ्यूम होती है ना, ब्राउन कलर की होती है। इसकी जो फ्यूम होती है, जो धुआं होता है, इसमें धुआं निकलता है, ये ब्राउन होता है। तो हमें यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बच्चों हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए कि कैसे कैसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलो हो रही हैं। हम लोगों ने इसके पहले एग्जांपल देखा, अभी ये एग्जांपल देखा। तो ये है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल सा था। अब हम लोग बच्चों आ जाएंगे इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो अपना तीसरा और जो चौथा पॉइंट था अपना, वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके साथ साथ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का कोई एक कंपाउंड है, मान लीजिए वो एक टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी बाहरी एलिमेंट्स को, किसी बाहरी मेटल को, एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, उसमें लाके डिप कराएंगे। अगर जो बाहरी से अपकमिंग उसमें जा रहा है, उसमें अपकमिंग एलिमेंट है इन प्रेजेंस एलिमेंट में, तो क्या करेगा कि अगर उसकी रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा हुई तो जिसका सॉल्यूशन है, यानी कि मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल अभी यहाँ पे एक्टिविटी में आपके दिया गया है कि कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है। इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं कि देखिए एक यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या किया है कि उन्होंने इसमें क्या लिया है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया है। किसका है ब्लू कलर का सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। बच्चों हम लोगों ने 2 कील लिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 कील ले रहे हैं, एक कील ये है और दूसरी कील ये बना ली है मैंने। इन दोनों कीलों में से बता रहे हैं कि एक यहाँ पे हमें क्या करनी है कि एक कील को यहाँ पे इसमें डिप कराना है, ठीक है। ये आयरन की कील है, Fe। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ब्लू कलर। इसमें जैसे ही डिप कराएंगे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि इसका जो कलर है, पहली बात तो वो कलर चेंज होकर फेड होगा, फिक्का कलर हो जाएगा। जो ब्लू दिख रहा था आपको वो फिक्का मिल जाएगा, फिक्का कलर, फेड मिल जाएगा, हमें फेड मिल जाएगा। ये इसका जो कलर है ब्लू, वो फेड हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने ये देखा, इसमें जो आपने डिप कराया, सपोज आपने डिप करा दिया यहाँ पे, थोड़ी बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या हुआ कि यहाँ पे जिसको आपने डिप कराया था, इसके सरफेस पे ब्राउन कलर के क्या हो जाएंगे,
यहाँ पे कॉपर इस पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस होके इस पे इसके सरफेस पे आ जाएगा, जिसका कलर देगा ब्राउन। यानी कि आयरन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब आयरन के साथ हो जाती है CuSO4 के साथ, तो ये क्या करेगा कि आयरन की रिएक्टिविटी जो है, जो उसकी रिएक्ट करने की दर है, रिएक्टिविटी बच्चों, ये रिएक्टिविटी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? कॉपर से। आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों कॉपर से ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा कि इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और इसको बाहर कर देगा। ये सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि ये बन जाएगा, ये आप इसको लिख सकते हैं, ये एक्वस है। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये एक्वस है और साथ में हमें यहाँ से क्या डिस्प्लेस होकर मिला, कॉपर। तो इसमें जो आप देखेंगे कि पहले हमने क्या लिया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, उसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 नेल लिया, 2 नेल मतलब आयरन नेल लिया, एक नेल को उसमें डुबा दिया। डुबाने के बाद थोड़ी देर बाद देखा कि उसका जो कलर ब्लू था वो क्या हुआ, फेड हो गया। फेड होने के बाद हमने उसको बाहर निकाला उस नेल को और उसके साथ कंपेयर किया, तो देखा कि जो पहली वाली नेल थी जो जिसको हमने डिप नहीं किया था, उसमें उसके कंपैरिजन में इसमें कलर में चेंजेस आ चुके थे। जिसको हमने डिप किया था उसमें ब्राउनी कलर आ गया था, ब्राउन कलर आ गया था। उसका रीज़न क्या है कि उसमें कॉपर डिस्प्लेस होकर इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो गया और इसका जो सोल्यूशन का जो कलर था, जो कि अब आयरन के एटम्स जो हैं अब इसके साथ सल्फेट आयन के साथ मिल गए हैं, तो उसमें इसके वजह से सॉल्यूशन का कलर था वो भी फेड होता हुआ हमें दिखेगा, यानी कि वो फीका कलर हो जाएगा। जो कि हमें ब्लू दिख रहा था, यहाँ पे इसका जो कलर था ब्लू बच्चों, वो ब्लू से क्या हो गया कि फेड कलर हो गया, यहाँ पे फेड हो गया, फीका हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कुछ और एग्जाम्पल देखने हो तो एक तो ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अभी आयरन का एग्जाम्पल लिया, अगर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और फिर क्या किया कि इसकी रिएक्शन में जिंक के साथ करा दी, जिंक के साथ। तो जिंक के साथ कराएंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर यहाँ पे अगर हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, ये सब सॉलिड फॉर्म में, तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पे फिर से हमें लेड लेना पड़ेगा। लेड, इन सब की आयरन लेड जिंक और इन सब की रिएक्टिविटी जो है कॉपर से ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये क्या है बच्चों, इसको डिस्प्लेस करने में सक्षम हो रहे हैं, इसको डिस्प्लेस करने के एबल हो रहे हैं। कब? जब इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तब। तो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेट सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और साथ में यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो गया, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा। तो ये एक्वस फॉर्म में रहेंगे, ये एक्वस। आप देख रहे हैं कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल दिए कि आयरन, जिंक और लेड। यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल्स के रूप में जो दिखाया गया है, इसमें जो रिएक्टिविटी जो है इनकी ज़्यादा है कॉपर की, जिसके वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है अपकमिंग एलिमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों अब अपना यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे लेंगे बच्चों सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट और साथ में 2NaCl। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों ये जो बेरियम है किसको रिप्लेस कर रहा है, सोडियम को, और सोडियम किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे इसकी जगह जाके जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगी, इस तरह की जो रिएक्शन होगी, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट बेरियम का हुआ
तो वो जाके सोडियम की जगह जाके जुड़ गया, तो सोडियम डिस्प्लेस हुआ तो बेरियम जहाँ से डिस्प्लेस हुआ वहाँ पे जाके जुड़ गया। तो क्या हुआ कि इसमें हमने लोगों ने देखा कि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से यहाँ पे हमें दो नए कंपाउंड्स मिल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था इन रिएक्शन से, मतलब रिएक्टेंट साइड से, जो सोडियम सल्फेट थे और बेरियम क्लोराइड थे। तो बाद में ये रिएक्ट करके बनाए, बेरियम सल्फेट बनाया और सोडियम क्लोराइड बनाया। तो ये जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा और इसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसका जो कलर होता है वाइट होगा और ये बेरियम सल्फेट जो होगा सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में, पीपीटी। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे ये हमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट में मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है और कोई भी एक सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और उस रिएक्शन मिक्सचर के बॉटम पे वो कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। आपको सिंपल से समझ में आया, प्रेसिपिटेट आगे भी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से ये अपना ये वाला जो चैप्टर था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आप और देखना चाहें, एसिड बेस की रिएक्शन करा लीजिए। जैसे आप यहाँ पे एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग देखेंगे कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड बेस की रिएक्शन आप करा लेंगे तो ये भी किसका एक एग्जांपल है? ये भी एग्जांपल है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये इसके जगह आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अगर आप एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, यानी NaCl बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर H2O। देख रहे हैं कि OH वाला जो पार्ट है, ये H वाला जो पार्ट है साथ में आ जाएंगे, H2O बन गया। और NaCl जो है अपना सोडियम क्लोराइड के साथ, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से ले लिया तो ये NaCl बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों दो टाइप्स देखें। एक ये रिएक्शन है बेरियम सल्फेट जो हमारा बन रहा था जो कि वाइट सॉलिड था, और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हुई थी आपस में तो हमारा बेरियम सल्फेट साथ साथ सोडियम क्लोराइड मिल रहा था। अब यहाँ पे हमें देखा कि यहाँ पे HCl और NaOH जो कि एक एसिड और बेस है, इनकी जब रिएक्शन हमने कराया तो सॉल्ट और वाटर मिला। तो ये किसका है रिएक्शन टाइप का? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का एक रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो सेशन से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ और आपके एग्ज़ाम में मदद कर पाऊँ। और ये सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, आपके जो बेसिक एग्जामिनेशन रहेंगे उनमें बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस ऐसे ही मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल वहाँ पे। तो आप इसमें प्रिपेयर करते चलिए, नोट्स को भी प्रिपेयर करिए।